बात नहीं, कोई कर रहा है? इज देयर एनीवन हु इज फॉलोइंग द न्यूज़पेपर? यू टेल राशिद, प्लीज वॉच इट। चलो, करना ही चाहिए यार। तुम कभी एक बार ठंडे दिमाग से 10 मिनट ये सोच के सुनोगे कि मैं चलो सुन लेता हूँ, एक नहीं। अगर वैल्यू नहीं मिले तो मुझे बताना। तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, 20 मिनट दे दिया करो भाई, वॉशरूम में दे दिया करो। टॉयलेट जाते हो, है ना? टॉयलेट तो जाते हो ना भाई? अभी बताओ, इससे ज़्यादा कैजुअल क्या बोलूँ? एयरफोन्स लेके जाओ, 2x पे स्पीड डालो और देख लो। एक्सरसाइज जैसा है। कैसा है? एक्सरसाइज कैसी एक्सरसाइज? हम मेंटल एक्सरसाइज, तुम्हारे दिमाग के कुछ कुछ ढक्कन खुलेंगे। और रोज़ ऐसा ही होता है। मैं जैसा अभी सेशन करूँगा, रोज़ इतना ही ऐसा ही सेशन होता है। तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। सुबह सुबह फ्रेश होने जाओ तभी दे दो 20-25 मिनट, शाम को दे दो, सोते वक्त दे दो, कभी भी दे दो। और अगर तुमको ये लगे कि वर्थ इट नहीं है तो मत देखो। पर तुम पेशेंस के साथ देखोगे अगर, तो तुमको वर्थ इट लगेगा। तुम्हारी जो भी एज के आसपास के लोग हैं उनसे तुम्हारा एक स्क्रू ज़्यादा खुला होगा, 100% प्रॉमिस। अगर तुमने 3-4 घंटे भी दिए हुए हैं, 3-4 घंटे मतलब 8 दिन 9 दिन, बस तुम कंटिन्यूसली देखे तो देखो, है ना? बाकी तुम कोई बात नहीं। लेकिन सुनो अब, जैसे आज के अखबार में पहली न्यूज़ आई है, 15 लाख बिहार वोटर्स आर येट सबमिट एन्यूमरेशन फॉर्म्स। किसने बोला ये? इलेक्शन कमीशन ने बोला है। देखो, जल्दी से बता दो, यहाँ पे स्टेट खड़ा है और यहाँ पे कौन खड़ा है? सिटीजन। सिटीजन क्या दे रहा है स्टेट को? वोट दे रहा है। और क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। स्टेट क्या दे रहा है? वेलफेयर दे रहा है। और क्या दे रहा है? लॉ एंड ऑर्डर दे रहा है। मतलब वोट इज समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल। इफ़ आई एम अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, वोटिंग इज माई राइट। वोटिंग इतना इंपॉर्टेंट राइट माना गया कि इसको इनिशियली फंडामेंटल राइट मान लिया गया था। समझ पा रहे हो? बाद में इसको क्या बनाया गया? लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कहाँ पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 326। और किस बेसिस पे मिलता है? एनी पर्सन हु इज अबव द एज 18 of any caste, color, race, religion or sex will get the right to vote. Since it is mentioned in the constitution, it is called as constitutional right. समझ में आया? दूसरा देखो, इनिशियली वोटिंग एज कितनी थी? 21। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सा अमेंडमेंट किया? 61st। कौन सी ईयर में? 89। और अमेंडमेंट करके वोटिंग एज कितनी कर दी? 18। अब अगर हमने देश में वोटिंग राइट दिया हुआ है, यस और नो दिया है, तो वोट कहाँ पे देने जाओगे? इलेक्शंस के टाइम पे। तो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए एक बॉडी बनाओगे और उसको पावरफुल बनाओगे, इसीलिए एक बॉडी बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन। ये मेंशन है आर्टिकल 324। देखो 326 में वोट है। करंटली इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं? 3। इलेक्शन कमीशन के मेंबर को रिमूव करने के लिए कैसे रिमूवल होता है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। मैं रटा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, अभी हम सुप्रीम कोर्ट जज का पढ़ेंगे आगे, इसलिए मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, बस याद रखो बहुत टफ है। ठीक। रिटायर कब होगा ये? 65 और 6 years, विच एवर इज अर्लियर। मतलब लेट्स से सूजल बिकम्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट द एज 58, व्हेन डज ही रिटायर? 64। समझ में आया? और 61 पे बना तो 65, विच एवर इज अर्लियर। ठीक। तो जब भी हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन एक वोटर लिस्ट बनाती है, पहली बात। तो इससे हमें ये समझ में आता है इंडिया में जो वोटिंग का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है? सिटीजन्स को। तो लेट्स से इफ आई हैव टू वोट, आई हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर मेरे पास सिटीजनशिप प्रूफ है तो मेरे को वोटिंग राइट मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अब देखो, इलेक्शन कहाँ होने वाले हैं? बिहार में। इलेक्शन शेड्यूल्ड है नवंबर और दिसंबर। अब ये इलेक्शन कमीशन, देखो मैं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट ये इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में लिखा है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, है ना? तभी तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। समझ में आया? पक्का? 100%। अब देखो बिहार में इलेक्शन होने। अब एक चीज़ और याद रखो, इलेक्शन कमीशन देश में कौन कौन से इलेक्शन कराएगी? प्रेसिडेंट का कराती है, यस और नो? यस। वाइस प्रेसिडेंट का? यस। लोकसभा का? राज्यसभा का? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा? यस। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद? यस। म्यूनिसिपैलिटी? नो। पंचायती राज? नो। इनका कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इससे एक चीज़ और समझ में आई, इलेक्शन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगा, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे मिलता है। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अब देखो बिहार में इलेक्शन होना है, तो बिहार की एक वोटर लिस्ट तैयार करनी थी, है ना? अब जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो अपने हिसाब से कुछ फेवरेबल चीज़ें करना चाहेगी, ऐसा ऑपोजिशन बोलेगा। समझ में आ रहा है? लेट्स से अगर एक जगह पे 1 लाख लोग हैं, 1 लाख बहुत छोटा नंबर है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से 2,000 लोग मुझे वोट नहीं देंगे, और अगर मुझे कोई लीगल क्लॉज मिल जाए जिससे मैं इनको इनसे वोटिंग का राइट छीन लूँ, तो मैं जीत सकता हूँ?
क्योंकि इंडिया में याद रखना चलता है एक प्रिंसिपल FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब चुनाव में आपको बस अगले से एक वोट ज़्यादा लाना है। देर इज़ नो मिनिमम परसेंटेज कि 25% लाइए, 40% लाइए। देर इज मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क्स, बट इलेक्शन में नहीं है। अगर इलेक्शन में एक पार्टी को 19% मिला, तुमको 19.1, यू विन। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो पोल है उसको जो सबसे पहले पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, वही इलेक्शन जीतेगा। समझ में आया? तो ऑपोजिशन कह रहा है कि बिहार का जो ये वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन। तो वो बहुत सारे लोगों से उनके वोटिंग राइट्स को छीन रहे हैं। ठीक, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड है? इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे एक एक्सरसाइज कराई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसने बोला था कि जो जो नागरिक, अब देखो इंडिया में असलियत में वोटिंग राइट किसको मिला हुआ है? सिटीजन्स को। अब इंडिया में कौन डिटरमाइन करता है कि हु इज एन इंडियन सिटीजन? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि सिटीजन बनाने की ताकत किसको दी गई है? पार्लियामेंट को, अंडर आर्टिकल 11। तो पार्लियामेंट ने ये पावर के थ्रू एक लॉ बनाया हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। 1955। अब इसी में अमेंडमेंट होते रहते हैं। जैसे 2019 में एक अमेंडमेंट सुना था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सारे रिलीजन्स एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। तो अमेंडमेंट इसमें ही होता रहता है। 2019 से पहले इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2004-5 के आसपास। एग्जैक्टली याद ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई, तो बिहार इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो जो इस लॉ के अंडर इंडिया का सिटीजन है, उसको क्या मिल जाएगा? वोटिंग राइट। ठीक, अब उसकी कट ऑफ डेट बताई गई थी 25 जुलाई तक। जिसको जिसको ये इसमें सिटीजनशिप में नाम नहीं आ रहा था, उसको उसको अपना नाम यहाँ पे लिखवाना था। कब तक? 25 जुलाई। 25 जुलाई। अब 25 जुलाई तो कल आसपास होने वाली है, कल परसों में ही होने वाली है। और लगभग 15 लाख वोटर ऐसे हैं जो अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं। अब वेरीफाई होने के लिए क्या दिखाना जरूरी है? तुम क्या हो? इंडियन सिटीजन। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आधार दिखा दूंगा। एक बात याद रखो, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। समझ में आया? तो इफ़ यू शो समवन योर आधार, इट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, आम नागरिक भले ही कुछ भी बोले, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आधार कार्ड से ये मैंडेट नहीं होता कि तुम यहाँ के सिटीजन हो। तो उन्होंने और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। ये 15 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाएंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन विंडो 1 सितंबर तक खोली है। हमें ये सब कुछ याद अभी रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके पीछे का ये याद रखना है। समझ गए न्यूज़ क्या है? बहुत मुश्किल थोड़ी है। अब यही न्यूज़ रोज़ रोज़ बनती रहती है। 1 सितंबर को फिर से इस पर कुछ आएगा, 25 को भी न्यूज़ ये फिर से आएगी। एक बार का एफर्ट होता है, तुमको हर बार इतना थोड़ी पढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलो, दूसरी न्यूज़ क्या है बताओ? CGI टू फॉर्म बेंच टू हेयर प्ली फाइल्ड फॉर जस्टिस वर्मा। अब देखो, तुमको इनिशियली बहुत दिक्कत होगी, बट तुम्हें एक बारी सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, 50-60 सेशंस, फिर तुम खुद पढ़ने लगोगे। समझ में आ रहा है? हर बार तुमको इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ में ही सारी चीज़ें थोड़ी मुझसे पढ़नी है, तुमने खुद याद कर लिया है। समझ गए? अब देखो हुआ क्या है। मार्च में याद है, एक मार्च या फिर अप्रैल की बात है, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर से कुछ कैश मिला था। याद है? कितना कैश मिला था? अराउंड 15 CR, है ना? तो देखो अब हुआ क्या। अब जैसे ये कैश मिला, तो इनके रिमूवल की बात शुरू हो गई, है ना? रिमूवल की बात शुरू हो गई। उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। लेकिन अभी तुमको याद होगा, आज से 1 महीने पहले एक नए चीफ जस्टिस आ गए, BR गवई, है ना? अभी 1.5 महीने पहले ही। तो जब ये इंसिडेंट हुआ है मार्च अप्रैल में, तब संजीव खन्ना वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ, द करंट चीफ जस्टिस इज BR गवई। तो अब इनके रिमूवल का जब प्रेशर पड़ने लगा, तो संजीव खन्ना ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी। अब इंक्वायरी कमेटी में कौन होता है? यूजुअली कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, 3 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई। इंक्वायरी कमेटी से बोला कि ये बताओ इनका क्या करना है। तो इंक्वायरी कमेटी ने अपनी कुछ कुछ क्या की, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन से ये कंक्लूड किया कि हाँ भाई, जज साहब गिल्टी है, यू शुड स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर हिज रिमूवल। यहाँ तक बात आ गई थी। फिर ये रिटायर हो गए। क्योंकि 65 पे तुमको रिटायर होना ही होना है, सुप्रीम कोर्ट का एज है। फिर रिटायर हो गए। अब ये मामला इनके पास आ गया। इसके पास BR गवई। अब BR गवई को जब इनके पास मामला पहुंचा, तो ये जो जस्टिस वर्मा है, जिनके घर पे कैश मिला था, जस्टिस वर्मा ने अपनी खुद से एक पिटीशन लगा दी पहले ही, कि ये जो संजीव खन्ना ने बेंच बैठाई थी, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी जज को रिमूव करना है आपको, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, अंडर आर्टिकल 124। 124 में ही सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन्ड है। तो पार्लियामेंट बताएगी मेरा रिमूवल, हाउ कैन यू क्वेश्चन इट? बिकॉज इन इंडिया देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, ब्रह्मा विष्णु। समझ में आया? पक्का? तो अब इन्होंने ये पिटीशन लगा दी है। अब इधर देखो, जयदीप धाकड़ का रीजन सुनो। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इन्होंने अभी रिजाइन मारा। एक रीजन ये भी बोला जा रहा है, क्या? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लॉयर। ये तो लॉयर ही है ना। एंड ऑल्सो ही केम फ्रॉम जाट फैमिली। जाट मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड,
होगा, सबका ही होता है, बहुत लोगों का होता है ना। हमारा, हाँ, अमीर नहीं यार, जिसका भी खेत है। अब जैसे मान लो मेरा खेत है तो मैं अपने को एग्रीकल्चर फार्मर तो बोल ही सकता हूँ। समझ में आया? तो अभी देखो, तो जगदीप धाकड़ जी के बारे में ये बोला जा रहा है कि ही वांटेड हिज रिमूवल। अब देखो क्वेश्चन क्या आया कि पार्लियामेंट से रिमूवल होगा। तो अब देखो ये तुम्हें एग्जाम्पल याद करना है कि रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। और एक चीज़ ये याद रखो, जैसे ही तुम ये सीख जाओगे इसका रिमूवल कैसे होता है, वैसे ही तुम सीख जाओगे कैग का रिमूवल कैसे होता है, वैसे ही तुम सीख जाओगे इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होगा, वैसे ही तुम सीख जाओगे यूपीएससी के चेयरमैन का रिमूवल कैसे होगा, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही यही है। समझ में आ रहा है? रिमूवल इन द सेम फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? अब देखो होता क्या है, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज क्या कराना है, रिमूव। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए रिमूव वर्ड नहीं, प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट बोला जाता है। बात लगभग सेम है, बस प्रेसिडेंट थोड़ा बड़ा आदमी है ना, एक डिग्नेटरी पोजीशन है, सिंगल आदमी है, सेरेमोनियल हेड है हमारा, तो हम उसको इंपीचमेंट बोलते हैं। बाकी जजेस के लिए भी से रिमूवल। तो देखो अब ये रिमूवल कैसे होगा, अगर इसका रिमूवल कराना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट कराएगी। अब देखो अगर मुझे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल कराना है, तो अब यहाँ पे है लोकसभा, यहाँ पे है लोकसभा और यहाँ पे है राज्यसभा। लोकसभा के मिनिमम 100 एमपीज स्पीकर के पास जाने चाहिए। किसके पास? क्योंकि लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर। और स्पीकर के पास जाके कहने चाहिए कि सर वी वांट द रिमूवल ऑफ दिस जज। कितने एमपीज? 100 मिनिमम। ठीक। या फिर राज्यसभा में हेड कौन बैठा है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ कौन बैठा है? वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रोसीजर है, क्योंकि राज्यसभा के लोगों को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, अपर हाउस, 30 साल मिनिमम एज, है ना, स्टेट से आए हुए लोग, इनडायरेक्ट थोड़ा पॉश। तो इनके लिए बोला कि यहाँ से अगर 50 लोग भी कंप्लेन मार देंगे साइन करके 50 एमपीज, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी रिमूव नहीं हुआ है, अभी रिमूव नहीं हुआ है। अभी तो ये बात मानिए कि हाँ रिमूवल कराएंगे। रिमूव कराने के लिए क्या करना है, लोकसभा में जो भी स्ट्रेंथ हो उस समय हाउस की, जितने लोग आए हो, 543 सीट्स हैं, क्या 543 सारे आते हैं? नहीं ना, सब नहीं आते एक बार में। फाइव क्या सारे बच्चे एक बार में आते हैं? नहीं आते, कुछ एबसेंट होते हैं। तो 543 में से जो भी उस समय आए हुए हैं, तो उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वो प्रेजेंट भी होना चाहिए और वोट भी डालना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है मैं प्रेजेंट हूँ, मैं वोट डालने गया ही नहीं, ये जज मेरे दोस्त थे। मैं प्रेजेंट था, मैं कैंटीन चला गया, है ना, मैं वॉशरूम चला गया। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, दे शुड बी प्रेजेंट ऑल्सो एंड देन वोटिंग ऑल्सो। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ पे? लोकसभा। इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा, या फिर किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, पहले इसमें भी जा सकता है। फिर यहाँ भी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब रिमूव होता है एक जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। लोअर जुडिशरी में तो गवर्नर भी रिमूव कर लेगा। समझ में आया? गवर्नर बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट, लोअर हाई कोर्ट, दोनों में वोटिंग होनी चाहिए। अब देखो जयदीप जयदीप धाकड़ जी के रेजिग्नेशन के पीछे, मैं कोई बीजेपी का तो इंसान हूँ नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रीजन ये, कल की न्यूज़, अगर तुमने कल फॉलो किया तो मैंने कल बताया था, रीजन ये दे रहे हैं कि जगदीप जगदीप धाकड़ क्यों रिटायर हो रहे हैं, लाइक वाई डिड ही रिजाइन, वाई डिड ही रिजाइन। तो रिजाइन ऐसा रीजन दे रहे हैं कि ये चाहते थे कि इनका रिमूवल हो, और ये मार्च अप्रैल से ये इशू उठाते रहते थे कि भाई ये 15 करोड़ कैश मिला है, इससे जुडिशरी पे सवाल उठता है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द लीगल फटर्निटी ना, वकील तो वो भी थे। क्या पता कभी जस्टिस वर्मा जानते हो, वाइस प्रेसिडेंट तो अभी बने भाई, पूरी लाइफ तो वकील रहे। तो ये पर्सनली इस केस को देखना चाहते थे। अब देखो, अगर तुमने कल या परसों का अखबार देखा होता तो मैंने उसमें बताया था मानसून सेशन स्टार्ट हो गया। 21 तारीख को मानसून सेशन स्टार्ट हो गया, आज है 24। 21 की सुबह को जगदीप धाकड़ आए थे, मतलब ही वॉज ऑफिशिएटिंग एज द वाइस चेयरमैन, बैठे थे वहाँ पे, शाम को रिजाइन कर दिया। देखो क्या हुआ जिस दिन मानसून, अब देखो जब ये आग लगी है, इंडिया में 3 टाइम पे होता है ना सेशन, बजट, मानसून और विंटर। बजट सेशन फरवरी में होता है, मानसून सेशन जुलाई में, और विंटर नवंबर दिसंबर में। तो फरवरी में लास्ट बार मिली थी पार्लियामेंट, उसके बाद मार्च अप्रैल में ये हुआ ना, है ना, मार्च अप्रैल में ये पंगा आया है। तो मिली कब सीधा मानसून। तो जगदीप धाकड़ वॉज वेरी क्यूरियस कि जल्दी से सेशन खुले और मैं रिमूवल इनिशिएट कराऊं, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी भी बोल चुकी थी कि ही वॉज गिल्टी, ही वॉज। अभी देखो क्या होता है, अब जैसे ही ये सेशन लगता है, तो राज्यसभा में ऑपोजिशन के 50 एमपी जाके जगदीप धाकड़ जी को क्या दे देते हैं, रेजोल्यूशन की, वी वांट हिज इम्पीचमेंट। अब ये चीज़ बीजेपी को अच्छी लगेगी, तो हमको बता देते हमारे पास भी तो 50 एमपी थे, या यहाँ बता देते। तो करती क्या है बीजेपी, जिससे पहले ये देने जाते, जब तक ये इनको पता था कि नेक्स्ट डे देंगे ये लोग, शाम को ही लोकसभा की 100 बीजेपी एमपीज किसके पास पहुंच गए, ओम बिरला, और ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इनिशिएट कहाँ से होगा रिमूवल, लोकसभा। तो ईगो क्लैश किसका हुआ, जगदीप धाकड़ का। सेकंड रीजन दे आर सेइंग देयर इज अ वेरी पावरफुल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि ये 3 टाइम एमपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, एंड ही इज करेंटली द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको इनको भी क्वेश्चन कर दिया था 2-3 बार पब्लिक में, किसने, जगदीप धाकड़ जी ने। मैंने यहाँ बताया ही वॉज ही इज अ जाट, अपनी लोकल कम्युनिटी को खुश करने के लिए तो बोलेगा ही आदमी, समझे। तो ये तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें इसमें याद क्या करना है कि जज का रिमूवल कैसे होता है, बट तुम कनेक्ट करके पढ़ोगे तो तुमको बोझ नहीं लगेगा।
और ऐसे तुम रिमूवल रिमूवल पढ़ोगे तो तुमको टफ लगेगा, समझ रहे हो? आगे कोई भी जज आगे कोई भी जज रिमूव हो जाए लाइफ में, आगे कोई भी जज रिमूव हो जाए लाइफ में तो क्या होगा बताओ? हाँ, अरे आगे कोई भी जज रिमूव होता है तुम्हारे लाइफ में लाइफ टाइम, तो तुमको यही प्रोसीजर तो जानना है भाई। 50 MPs लोकसभा, 100 MPs लोकसभा, और 50 MP राज्यसभा। उसके बाद द प्रोसीजर स्टार्ट्स, देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तब कहीं रिमूवल होता है। तभी तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाना इतना आसान नहीं है। तभी तो लोग बोलते हैं लिटिगेशन में मेहनत बहुत है, लेकिन एक बार लॉयर बन के इन केस यू बिकम एन हाई कोर्ट जज, तुम देखो कितना रिमूवल टफ है। आज तक इंडिया में कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ, बट ये हो जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, अब वो पब्लिक में बात आ गई है ना। लेकिन यहाँ से 20 साल पहले हुआ होता, कुछ नहीं होता। कैसे हो जाता? और ज़्यादा तुम बोल भी नहीं सकते हो, ज़्यादा बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मैं ही इतना बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता भी है रिमूव होंगे। समझ में आ रहा है? चले आगे, चलो। ये समझ में आया? बोलो। यही है बस बात, समझ में आ रहा है? अंदर यही बात है। चलो पहले टॉपिक पे आते हैं। पॉलीगैमी इन हट्टी ट्राइब। पॉलीगैमी क्या होता है? हाँ, देखो सबसे पहले तो हमारी बात हो रही है किस कौन सी ट्राइब? हट्टी हट्टी ट्राइब। मतलब ये लोग कौन है? शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल, अच्छा शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट क्यों बोलते हैं? शेड्यूल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्या है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल का मतलब 10 बार बताया, लिस्ट। कोई लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं, वही है शेड्यूल ट्राइब। अगर मैंने आके आपसे बोला मेरी ये जनजाति है, मैं शेड्यूल ट्राइब का लड़का हूँ, मतलब मैं जिस ट्राइब का लड़का हूँ वो ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है। मैंने आपसे बोला आई एम शेड्यूल कास्ट, तो माई कास्ट इज मैंशनड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई शेड्यूल, इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इसलिए जब भी नेता लोग बोलते हैं हम आपको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिला देंगे, कैसे दिला देंगे? कोई चीज़ थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा देंगे। उसके लिए क्या चाहिए होता है? आपकी बार 405 जितने तो बस एमपी होंगे उतने कठिन लॉस बनाओगे। चलो, पट्टी ट्राइब एक कैसी ट्राइब है? शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब समझ में आया? अब देखो न्यूज़ इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखो मैं तो नहीं चलाता हूँ, लेकिन है क्या कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चल रहा है ये। हाँ, क्या है इसमें? दो शादियाँ नहीं करी हैं। हाँ, तो 2 brothers हैव मैरिड 1 वुमेन या गर्ल, जो भी कह रहे हैं, ठीक, 2 boys 1 girl। चलो, तो अभी इस वजह से पॉलीगैमी न्यूज़ में आ गया। तो पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल शादियाँ। और मैं ये खुद अपनी गलती मानता हूँ, मैंने उन लोगों को बता रखा है पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर वाइफ्स, है ना। पॉली एंड्री मतलब हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, पर ऐसे नहीं होता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है न्यूट्रल है, पॉलीगैमी इज अ न्यूट्रल वर्ड। अब पॉलीगैमी में दो है, पॉली एंड्री और पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी इज व्हेन यू मैरी मल्टीपल वुमेन्स, लेकिन मैं तुम्हें 99.99% बता रहा हूँ, ये डिफरेंस बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है। मैंने भी अभी आज ही कल में पढ़ के समझा है, समझे? बट अभी भी तुम देखोगे तो लोग यही बोलते हैं। बट पॉलीगाइनी और पॉली एंड्री, एंड्री मतलब क्या होता है? लड़का, मेल, है ना। चलो, तो मल्टीपल, पॉली एंड्री में मल्टीपल, एक मिनट है, पॉलीगाइनी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ, ठीक, मोर वाइफ्स। और पॉली एंट्री मतलब मोर मेल। अब इस केस में क्या हो रहा है? पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी या पॉली एंट्री? पॉली एंट्री, एक औरत के पास एक से ज़्यादा मर्द है। चलिए, तो पॉली एंट्री हो रही है कहाँ पे? हत्ती ट्राइब में। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पॉलीगैमी तो बताया गया था बैन है ना। देखो, दो टाइप के लॉज होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल कानून तुम किसी भी धर्म से हो एक ही लगेगा। सिविल लॉ धर्म के हिसाब से चेंज हो जाता है। सिविल लॉ मतलब घर का लॉ, मैरिज से रिलेटेड कोई काम, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई काम, और डाइवोर्स, पार्टीशन, ये सारे मुद्दे किस में आते हैं? सिविल में। तो हर रिलीजन का ये अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और डीपीएसपी है तो इन्फोर्सिबल नहीं है। समझ में आया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कहाँ है? उत्तराखंड और गोवा। मतलब उत्तराखंड और गोवा में आप किसी भी धर्म जाति के हो, आप पे एक ही नियम लगेंगे। चले, अब देखो, ये हट्टी ट्राइब न्यूज़ में आ गई। हट्टी ट्राइब इसलिए न्यूज़ में आ गई क्योंकि पॉलीगैमी वर्ड न्यूज़ में आ गया। पॉलीगैमी मतलब पॉलीगाइनी और पॉली एंड्री, एक से ज़्यादा मेल और एक से ज़्यादा फीमेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? तो ये शादी जब पॉलीगैमी थी तो ये अलाउ क्यों की गई? क्योंकि देखो, इंडिया में अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करते हो, हिंदू मुस्लिम, है ना सब, तो आप शादी करते हो स्पेशल मैरिज एक्ट में। एक कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें शादी करते हो। हिंदूज गवर्न होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से, है ना। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी कहता है एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आएगा तो इन्होंने शादी कैसे कर ली? कि शेड्यूल ट्राइब भी तो हिंदू में आएगा, है ना। तो याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 ये बोलता है कि ऐसे केसेस में शेड्यूल ट्राइब को क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन।
मतलब उनको स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उत्तराखंड में क्या ये यूनिफॉर्म है? यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा इस चीज़ को? मिलता है। अरे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? सबके लिए एक नियम है, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को क्या मिल रखा है? एग्जाम्पशन। ये शेड्यूल ट्राइब थी तभी तो इसने ज़्यादा शादी कर ली। बेवकूफ़ो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए ना, मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ एक ही बीवी होगी। तो ये सोशल मीडिया में एक या एक औरत की शादी एक मर्द से होगी, तो ये कैसे अलाउ कर रहा है? सोशल मीडिया में कैसे चल रहा है? ये इलीगल क्यों नहीं है? ये इलीगल क्यों नहीं है? क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब्स को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? किस चीज़ से? स्पेशल मैरिज एक्ट से या फिर हिंदू मैरिज एक्ट से? लीगल रीजनिंग में भी तो पूछ लेगा भाई, किसी शेड्यूल ट्राइब की शादी करा देगा। समझ रहे हो? शेड्यूल ट्राइब्स को छूट मिल रखी है। समझ में आ रहा है? सो दे कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स। इसीलिए इंडिया में पॉलीगैमी सबसे ज़्यादा मिलती है तुमको नॉर्थ ईस्ट में। ये इंडिया है, ये वाला रीजन सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखो, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि जो पॉलीगैमी है वो किसी एक धर्म में ही होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं तुमको डेटा दिखाऊंगा। इट इज़ प्रेवलेंट इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, इट इज़ प्रेवलेंट इन इस्लाम ऑल्सो, एंड इट इज़ प्रेवलेंट इन हिंदुइज्म ऑल्सो। सब रिलीजन में, मतलब रिलीजन न्यूट्रल प्रैक्टिस है ये। कौन सी प्रैक्टिस? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, हैविंग मल्टीपल वाइज। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये ये कंसेप्ट आई क्यों रहा है कि एक एक औरत प्लस लेट्स से 2 मेल, ये अलाउ क्यों कर रही है सोसाइटी? कोई सोसाइटी अलाउ कर रही है ना ये चीज़? नहीं समझे? जैसे मान लो अभी हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहते हैं, तुमको लगता है हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ये अलाउड होगा? आपने अपने घर में कोई रिलेटिव है लेट्स से, आप उसकी 2 लड़कों से शादी कर दोगे साइमल्टेनियसली? यूजुअली नहीं करोगे। करोगे? कोई है ऐसा जो ये कह दे कि मैं कर दूंगा? हाँ? क्या सूजल, तुम सोच रहे हो कर सकते हो? हर चीज़ में उनको अलग मिलता है। शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलते हैं, तभी तो देखो शेड्यूल 5 भी मेंशन्ड है। मैं क्या पूछ रहा था तुम लोगों से? हम्म? किस चीज़ को? हाँ, अब ये क्यों होता है, सुनो सुनो, ये इंडिया में मल्टीपल रीजन्स में होता है। जैसे महाराष्ट्र में कॉन्सेप्ट है वाटर वाइफ्स। वाटर वाइफ्स क्या है? वाटर वाइफ्स बताओ। इंडिया का जो डेक्कन वाला रीजन है वहाँ पानी कम है, ठीक? तो अभी मान लो मैं हूँ, मेरी एक वाइफ है, मेरे बच्चे भी हैं। अभी बच्चे का ख्याल रखेगी कौन? वाइफ। और तुम तो काम करने चले गए बाहर, है ना? अब घर में पानी भी तो कहीं से आना चाहिए। पानी तो एसेंशियल है ना, उनके पास टैप वाटर का एक्सेस नहीं है। तो वो मल्टीपल वाइफ्स रखते हैं, जिसमें कुछ वाइफ्स का काम क्या होता है? पानी लाना, क्योंकि पानी मिली 14 किलोमीटर नीचे रहा है, फिर 14 किलोमीटर आ रही है, सुबह को गई है, शाम को सिर्फ पानी लेके लौटी है। तो वाटर वाइफ्स सिर्फ इसलिए शादी कराई जाती है कि इसको वाटर वाइफ रख लेंगे। सुनो, पंजाब वाले रीजन में शादी क्यों होती है मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ? ताकि लैंड होल्डिंग ना ब्रेक हो। खेती खेती उतनी अच्छी होगी जितना बड़ा आपका खेत का साइज होगा। अब मान लीजिए आपने अर्चित, इसको ले ले, अर्चित। तो अर्चित, लेट्स से अर्चित के 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। अब अर्चित के पापा की लेट्स से 100 बीघा ज़मीन है। तो जब भी एक टाइम के बाद ये ज़मीन कैसे बटेगी? 33 ये तो बटेगी। अब लेकिन यहाँ पे अर्चित दिमाग लगाता है, अर्चित अपने भाइयों को कन्विंस करता है कि यार हमारी ज़मीन छोटी हो जाएगी तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, हम कम चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। तो अर्चित बोलता है ऐसा करते हैं हम तीनों ही एक ही लड़की से शादी कर लेते हैं। इससे क्या होगा? जो भी बच्चे होंगे वो किसके होंगे? यू डोंट नो? हाउ डू यू नो? कि भाई लेट्स से इफ देयर आर 3 बॉयज, तो अर्चित उसके 3 भाई हैं। अब मैं अपना नाम ले लेता हूँ, चलो ठीक, 3 भाई हैं। तो यहाँ पे अगर एक वाइफ है, तो हाउ डू यू नो बच्चे किसके हैं? तो जो भी बच्चे हैं वो सबके बच्चे हैं। अब वो सबके बच्चे हैं तो वो खेत सबका है। इसीलिए हट्टी ट्राइब में भी मैरिज इसलिए होती है। वो 2 भाइयों ने शादी इसीलिए साथ में की है ताकि उनकी ज़मीन इंटैक्ट रहे। समझे? तो अलग अलग रीजन से होती है। इंडिया बहुत डाइवर्स है। अगर तुम केरला में जाओगे तो एक तुमको कास्ट मिलेगी नायर, करुण नायर जो खेलता है ना, करुण नायर। नायर्स में क्या होता है? नायर्स में आपको अपना मैटरनल सरनेम मिलता है। विजिटिंग हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट होता है। जो शादी होती है लड़की को अपने घर में ही रहती है, बच्चा वहीं बड़ा होता है, उसको प्रॉपर्टी राइट्स भी अपने मामा की प्रॉपर्टी में मिलते हैं। हस्बैंड विजिटिंग होता है, सरनेम भी वो अपनी नानी का लेता है। तो इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स। समझे? तो इसलिए हट्टी ट्राइब, चले हट्टी ट्राइब है, अच्छा है, सही है। हट्टी ट्राइब अच्छा है। क्यों अच्छा है? अभी भाई तो मैं सबसे समझाया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अलाउड नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में। या मैं मुस्लिम हूँ, तो ना तो मैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर रहा हूँ, मुझे अलाउड है। समझ में आ रहा है? अब मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ तो मुझे एक्सेप्शन मिल रखा है, तभी भी मैं रख लूंगा। हाँ हाँ, लीगली एवरी जैन, एवरी बुद्धिस्ट, एवरी सिख ऑफ दिस कंट्री इज अ हिंदू। लीगली कानून उस पर यही लगेगा। समझे? तभी तो जो धर्मेंद्र नाम का एक एक्टर सुना है, उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था ना। ये तो बहुत, ये कोई ऐसा, मैं तुम्हें बॉलीवुड गॉसिप नहीं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप वाला न्यूज़ नहीं है, ये बात सच है। उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ही हैड टू मैरी हेमा मालिनी। अब हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट कहता है
आपको मल्टीपल वाइफ्स या मल्टीपल शादी करनी है, तो मान लीजिए आपने शादी की, या तो वाइफ की डेथ हो गई हो, या वाइफ डेजर्टेड हो कि भाई 7 साल हो गए और उसके बारे में कुछ सुना नहीं, या तो वाइफ की डेथ हो गई हो, डेजर्टेड हो, या फिर आपका डाइवोर्स हुआ हो। ये 3 सिचुएशन जब फुलफिल होंगी उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ हिंदू। और कानून कहता है हिंदू का मतलब बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, पारसी भी है और सिख भी है। शायद पारसीज नहीं है, ये चेक कर लेना, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बुद्धिस्ट, जैन और सिख तो है ही है। ठीक। तो तुम अब ये हिंदू मैरिज एक्ट में मल्टीपल वाइफ्स अलाउड ही नहीं है। अभी धर्मेंद्र एक क्या है, या तो सिख होंगे या फिर हिंदू होंगे। तो अब इनकी एक वाइफ थी जिससे इनका ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो वो डेजर्ट कर रही थी, ना तो उसकी डेथ करा पाए। समझ में आ रहा है? तो क्या किया, तो उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। अब नाउ इस्लाम अलाउड इन 4 वाइफ्स। समझे? समझ गए? चलो। इसके लिए ये तो बाद में लॉ आया ना, जब बहुत होने लगा। मैं तो तुमको धर्मेंद्र की बात बता रहा हूँ। ऐसे हरियाणा का एक चीफ मिनिस्टर भी था, कोई चांद मोहम्मद नाम, तुम गूगल करना। डिप्टी, ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम, इसी का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा। चांद मोहम्मद, तो वो हिंदू थे, नाम चेंज कर लिया था टू मैरी मल्टीपल वाइफ्स। फिर ये चली गई बात सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो। पॉलीगाइनी क्या होता है? वन मैन विद मल्टीपल वाइफ्स। समाज में पॉलीएंड्री ज़्यादा है कि पॉलीगाइनी? पॉलीगाइनी ज़्यादा है। चलो। तो इन लोगों ने ड्रेस क्यों अलग अलग पहनी भाई? हाँ, डिफ्रेंशिएट कर ले, इधर की सेम शक्ल है क्या? वैसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे। चलो। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये देखो। हाँ, क्या करेंगे? अब यार वो तो अमान की उस पर डिपेंड करेगा, अमान बनता क्या है। चार शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, करो। वेरी गुड। पर चारों को इक्वली खुश भी तो रखो। चारों को इक्वली खुश रख पाओगे तो फिर कर लेना, है ना? चलो। अच्छा, लेट्स से देयर आर 4 चिल्ड्रन। किसी कोई पापा है, उसके 4 बच्चे, और पापा के पास बेहिसाब पैसे हैं। तो एक बार कंप्लेन करेगा कि 4 बच्चे क्यों किए? नहीं ना, तो वही बात है। इफ यू आर केपेबल इनफ देन यू शुड डू। चलो। तो क्रिश्चियंस में 2% है। अभी देखो देखो, एक चीज़ और देखो। यूजुअली पॉलीगैमी के लिए सबसे ज़्यादा डिफेम्ड रिलीजन कौन है? इस्लाम। भाई सब ये तो एक कॉमन परसेप्शन बना रखा है कि मल्टीपल वाइफ्स, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे, देखो डेटा देखो। 2.1% अमंग क्रिश्चियंस। क्योंकि एक चीज़ और याद रखो भाई, जो भी रिलीजन होता है वो आपकी ज्योग्राफी से बहुत अटैच होता है। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे, जो सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम होगा वो अरबिक इस्लाम से बहुत चीज़ों में बहुत डिफरेंट होगा। अरबिक इस्लाम वुड प्रोबेबली नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, बट यहाँ पे यू विल फाइंड कव्वाली। अरबिक फॉर्म ऑफ इस्लाम में दरगाह का कोई कंसेप्ट नहीं है, चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट तुमको यहाँ पे मिलेगा सब कॉन्टिनेंट में। समझ में आ रहा है? चलो, ये बहुत हायर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, हम टॉपिक पे आते हैं। ये तुमको डर क्यों लग गया ये सब सुन के भाई? हाँ, ये सब पढ़ने के लिए थोड़ा और दिमाग चाहिए। चलो, अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज 2025 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स। चलो, अभी एक बात बता दो। अर्जुन मान लो यहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। हाँ। अ- अरे तुमको कहाँ छोड़ दो, चलो बताओ कहाँ रखे? ब्राज़ील में रख दो। चलो, यहाँ की रख देते हैं। चलो। अब देखो, यहाँ कौन बैठा है? अब अर्जुन को निकलना है। अर्जुन के पास बाहर निकलने के 2-3 रीजन हो सकते हैं क्या? एक तो वो बाहर घूमना चाहता है कि जेब में डॉलर पड़ा है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जाना है। तो एक वो रीज़न देखेगा कि भाई वो दुनिया में इसलिए भी जाता है क्योंकि वो टूरिस्ट है, टूरिज्म के लिए। दूसरा, अर्जुन ने बहुत मेहनत करी, 5 7 10 साल। एवरी मिनट एवरी सेकंड ही केप्ट वर्किंग हार्ड एंड नाउ ही इज अ मल्टीपल मिलियनर। बिलियनर तो बहुत बड़ा हो गया, चलो मल्टीपल मिलियनर ठीक है। चलो, बिलियनर, नाउ ही इज अ बिलियनर। नाउ सिंस ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ मनी। पैसा पैसा बनाएगा। तो मतलब अर्जुन ये चाहता है कि दुनिया में मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ, है ना? अभी वो वहाँ बैठे बैठे यही सब सवाल सोच रहा है। और अर्जुन के सवाल एक दिमाग में क्या आता है, मान लो अर्जुन सरकार चलाता है, कहाँ की? ब्राज़ील की। तो अर्ज रियो में है ना बैठा, है ना? रियो में तो बैठे हैं हम। हाँ, तो हम ब्राज़ील की सरकार चला रहे हैं। अभी जब हम ब्राज़ील की सरकार चला रहे हैं तो हमें हो सकता है अर्जुन को ये दिमाग में आए कि क्या मैं किसी दूसरे कंट्री से कोई रिफॉर्म उठा सकता हूँ? अगर मैं उस रिफॉर्म को अपने वहाँ कॉपी कर दूँ तो मेरी पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी, यस और नो? अरे भाई, उसको मान लो रेलवे प्रोजेक्ट लगाना था, तो उसने इंडिया का जापान के साथ अग्रीमेंट देखा और देखा यार बढ़िया, यहाँ पे अहमदाबाद से बॉम्बे तक की इनकी शेंगन ट्रेन जा रही है, बुलेट ट्रेन। तो ऐसा करता हूँ मैं भी अपने वहाँ पे अब शेंगन चलाऊंगा, फ्रॉम रियो टू ब्राज़ीलिया, 2 शहर जोड़ दूंगा। है तो तीसरा रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए हो। एक रीज़न हो सकता है उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। एक रीज़न हो सकता है उसे दुनिया में घूमने कहाँ जाना है। और चौथा रीज़न ये भी हो सकता है
कि अब उसने इतना करप्शन किया हुआ है कि उसको डर लगता है कि मैं ब्राज़ील में नहीं रह पाऊंगा, तो मैं अपनी बीवी और मान लो 3 बच्चे इनको लेके कहाँ जाऊं, दुनिया के किस कोने में जाऊं कि मैं और मेरी बच्चे और मेरी बीवी सारे सेफ रहे। इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सपैट्रिएशन, जब आप अपनी कंट्री छोड़ के परमानेंटली दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हो, एक्सपैट्रिएशन। समझे? तो ये 4 रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से अर्जुन को क्वेश्चंस आएंगे कि मैं दुनिया में जाऊँ कहाँ। अब अर्जुन 2-4 लोगों को हायर करेगा और वो बोलेंगे कि सर आपका ये काम दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज करके देती है। समझ में आया? वही काम करती है ये एजेंसी, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स। ये बताती है दुनिया में कौन सा शहर इन 4 रीजन्स पे सबसे सेफ है, दुनिया में कौन सी कंट्री। इसके हिसाब से इंडिया इज सेफर देन यूएस एंड यूके। तो हम खाली एक डेटा पे नहीं जाएंगे, अब ये आया है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ अखबार में। इसके हिसाब से यूएस और यूके से हम ज़्यादा सेफ हैं। अब इसका पैरामीटर क्या है सेफ्टी चेक करने का? ये लोगों से पूछता है, कॉमन परसेप्शन। मान लो जैसे अर्चित जा रहा है यहाँ से बाहर, तो अर्चित को पकड़ के पूछ लिया तुम्हें इंडिया में डर लगता है कि नहीं, तो अर्चित क्या बोलेगा? नहीं, कॉमन परसेप्शन, कोई क्वान्टिफाइबल डेटा नहीं। तो याद भी कुछ मत करो, पर जो चीज़ सीखी वो सीखी हमने 1 मिनट में। हाँ, कि दुनिया की सबसे सेफ सेफ कंट्री मानी गई है, बस ये याद रखो, एंडोरा। एंडोरा कहाँ है? स्पेन और फ्रांस के बीच में बहुत छोटा सा कंट्री है। इट इज़ द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री ड्यू टू लो क्राइम रेट एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेफ्टी। अच्छा याद रखो, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड समझते हो? पानी नहीं है इसके पास, तभी तो मैंने बोला ना स्पेन और फ्रांस के बीच में है। समझ में आया? पक्का बताओ। अभी देखो क्या क्या देखते हैं, देखेंगे उस कंट्री का हेल्थ। याद कुछ मत करना है, कोई भी कंट्री को चेक करना है कि बेटर है कि नहीं, क्या क्या चेक करेगा कि वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। महंगा तो नहीं, पता चला लंदन में रखा दिया। समझ में आ रहा है? उसकी पॉकेट के हिसाब से। फिर दूसरा क्या देखेगा? सेफ्टी। तीसरा क्या देखेगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या होती है? ज़िंदगी में गुणवत्ता क्या होती है? यार वहाँ पे 9 to 5 कैसा है, गवर्नमेंट क्या क्या तुमको देती है फ्री में। यूरोप में पढ़ने जाओगे, वहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की कॉस्ट नहीं होती, जैसे यहाँ कॉलेज फीस इतनी ज़्यादा होती है ना, फॉरेन में कॉलेज फीस नहीं होती। तो ये हो जाती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर पोल्यूशन कैसा है, क्लाइमेट चेंज वगैरह वहाँ कैसा है, इंडिया में कितना पोल्यूटेड फील करते हैं। चलो उसके बाद हेल्थ केयर वहाँ पे कैसी है। चलो अब ये देखो। अच्छा, इंडिया से अच्छा रैंक पाकिस्तान का आया है। चलो जो भी है, तुम्हें याद नहीं रखा, तुम बस याद ये रखो यार। क्या? एंडोरा। एंडोरा दुनिया का क्या है? सेफेस्ट सिटी। यहाँ पे एंडोरा, ये है स्पेन, ये है फ्रांस। देयर यू फाइंड एंडोरा। चलो। हाँ, अरे दिखेगा नहीं। अच्छा चलो, तिलक के बारे में कुछ कुछ बता दो। टेल मी समथिंग अबाउट तिलक। कोई बता दो तिलक जी के बारे में कुछ कुछ। देखो, जब गांधी जी नहीं बने थे ना, तो गांधी जी से पहले असली गांधी जी कौन थे? नेशनल हीरो, कल्ट फॉलोइंग। मैं कुछ कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ, मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ये नाइन जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, देखो गांधी जी की तो थोड़ी टाइमिंग भी बैठ गई ना। जब वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तभी 45 में वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, ब्रिटेन खस्ता हाल हो रहा है। ये भी एक फैक्टर है भाई, कोई माने ना माने, वर्ल्ड पूरी दुनिया ही आज़ाद हो रही थी उस टाइम पे। समझ में आ रहा है? तो तिलक जी के बारे में 5 मिनट सुनो तो ये बात एकदम सच सुनो कि ही वॉज गांधी बिफोर गांधी, एक टाइप का नेशनल हीरो जब अपने टाइम पे थे। तो देखो, तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। कहाँ पे बॉर्न थे? शहर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, रत्नागिरी। उस टाइम पे जो ये महाराष्ट्र जो आज है ना, महाराष्ट्र कुछ नहीं था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। क्या थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1966 तक थी। 1966 में भाषा की लड़ाई शुरू होती है, और जो लोग गुजराती बोलते थे उनको मिलता है गुजरात, और जो मराठी बोलते थे उनको मिलता है महाराष्ट्र। तो उस टाइम पे क्या थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मतलब आज का गुजरात और महाराष्ट्र। और ये कठियावाड़ रीजन, इतना मत सोचो, ये महाराष्ट्र और गुजरात ये एक ही था। इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। ठीक, तो बॉन्ड कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। अभी पूछा हुआ है, लेकिन शायद ही पूछे, कई कई कुछ कुछ जगह पूछे। चित पवन ब्राह्मण, ही वॉज अ चित पवन ब्राह्मण। चलो अभी देखो क्या करते हैं। अब ये तिलक क्या करेंगे, देखो। 3 लोगों का नाम सुना होगा, लाल, बाल और पाल। ये क्या था? कांग्रेस बनेगी 1885 में। कांग्रेस की तरफ से जो लोग थे वो आज़ादी मांग रहे थे पीसफुल मेथड से। किससे? प्रेयर से, पेटिशन से और प्रोटेस्ट से। फिर 3 ऐसे नेता आएंगे, लाला लाजपत राय, ही केम फ्रॉम पंजाब, ही केम फ्रॉम पंजाब, लाला लाजपत राय। फिर बिपिन चंद्र पाल, ही केम फ्रॉम बंगाल। और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ही केम फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों एक तरीके से पैन इंडिया मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि तीनों का देखो अलग अलग रीजन था। समझ रहे हो? तो अब ये तीनों उन लोगों को अपने साइड करेंगे जो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स में बिलीव करेंगे, जो ये बोलेंगे कि प्रेयर्स, प्रोटेस्ट और पेटिशन से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू टेक सम एक्शन। एक्शन किस फॉर्म में? कि भाई ब्रिटिश की कोई भी चीज़ है तो बॉयकॉट कर दो, ब्रिटिश के कोर्ट्स मत जाओ, ब्रिटिश के स्कूल्स मत जाओ, ब्रिटिश का कपड़ा मत पहनो, ब्रिटेन से आने वाली कोई भी चीज़ डोंट सब्सक्राइब टू इट, वेदर इट इज़ अ गुड और इट इज़ अ सर्विस। तुम लोगों ने क्या बोला? वेदर इट इज़ अ गुड और अरे भाई मैंने बोला तुमसे गुड और गुड्स और सर्विसेज,
कोई ना सर्विस लेनी है ना कोई गुड लेना है। दोनों तरीके से बॉयकॉट करो किसको, अंग्रेजों को। अब जब बॉयकॉट करोगे, मान लो अच्युत साहू को लेके चलते हैं 1905 में। अब 1905 में किसका डिवीजन हो रहा है, बंगाल का। बंगाल का डिवीजन किस नाम पे हो रहा है, लैंग्वेज और रिलीजन। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को दे दिया ईस्ट बंगाल, और हिंदू मेजोरिटीज को दे दिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मोस्टली लैंग्वेज बोलते थे हिंदी, और ईस्ट बंगाल में बोलते थे बंगाली। तो हमको पढ़ाया ये जाता है कि डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट द डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। मतलब सच में तोड़ना ही था। चलो अब अर्चित साहू यहाँ पे खड़ा है तिलक जी के साथ में कि भाई क्या करो, बॉयकॉट, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। टूथपेस्ट यूज़ करता था, इसने बॉयकॉट कर दिया। अभी अगले दिन किस चीज़ की डिमांड करेगा, टूथपेस्ट की। अब टूथपेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो क्या यूज़ करेगा इसीलिए आ जाएगा स्वदेशी। तो जब बॉयकॉट करोगे तो किसकी डिमांड करने लगोगे, स्वदेशी की। इसीलिए इन्होंने दोनों चीज़ों पे फोकस किया, बॉयकॉट एंड स्वदेशी। कभी भी बॉयकॉट के साथ बोलोगे तो स्वदेशी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई अगर तुम सिर्फ बॉयकॉट बॉयकॉट का नारा लगाने लगे, मान लो तुमने बोला हम अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे, और कपड़े ही मार्केट में अंग्रेजों के आते हैं, अब तुम बोल रहे हो बॉयकॉट बॉयकॉट, तो कोई कपड़े पहनेगा, कैसे बॉयकॉट हो पाएगा फिर कपड़े उतारो तभी बॉयकॉट होगा। तो बॉयकॉट, यार ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तो बॉयकॉट को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वदेशी पे फोकस। इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स खोलेंगे तिलक जी, समझ में आ रहा है। एक फर्ग्यूसन कॉलेज है वेरी पॉपुलर इन पुणे, ये किसने खोला था, तिलक जी ने। सेकंड सोसाइटी किसने खोली थी, तिलक जी ने। अच्छा, तिलक जी वॉज अ स्टॉन सपोर्टर ऑफ टीचिंग इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ। अंग्रेज हमें अंग्रेजी में पढ़ाते थे, जो जो फॉलो भी हो गया, बट ही वॉज अ स्टॉन सपोर्टर ऑफ वर्नाकुलर। ठीक। इसके बाद इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इंडिया अनरेस्ट, कि मतलब तब तक रेस्ट नहीं करना है जब तक आज़ादी नहीं मिले। इसीलिए अंग्रेज बहुत डरते थे किससे, बाल गंगाधर तिलक से। एक्चुअली 1920 में इनकी डेथ होगी, और जिस दिन इनकी डेथ होती है उसी दिन लॉन्च होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब वो तो एक इंसिडेंट था, उन्हें करना ही था 1 अगस्त को, इनकी डेथ भी हो गई, तो गांधी जी ने फायदा उठाया और सुबह ही सुबह एक तिलक फंड बना दिया। और उस टाइम पे उसी दिन 1 लाख रुपए जमा हो गया था, आज से 150 साल पहले। 100 मतलब लगभग 105 साल पहले, तिलक फंड। तो मतलब इससे ही क्या पता चलता है, तिलक वॉज एक्चुअली एन हीरो। तभी तो इतना पैसा आएगा। आज किसी के डेथ पे मान लो 100 150 200 करोड़ रुपए जमा हो जाए, उसका कुछ वैल्यू रहा होगा भाई। ठीक। इसीलिए ये जो स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। स्वराज क्या है, स्वराज, खुद का राज। तो देखो, बॉयकॉट एंड स्वदेशी, तभी तो इसके साथ में आएगा सेल्फ रूल। समझ में आ रहा है, इंडिया अनरेस्ट। इसके बाद इन्होंने 2 पेपर भी लिखे, एक लिखा केसरी और एक लिखा मराठा। मराठा वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज रिटन इन हिंदी। मैं इतना कुछ इसलिए बताया ताकि तुम ये सिर्फ मजाक वाला एंगल मत समझना, तो तुम्हें पूछ लो, ये याद रह रखो। इतना क्या क्या याद किया, 1 मिनट में याद करते हैं। बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र इन अ ब्राह्मण फैमिली। कुछ एग्जाम में पूछते हैं इसलिए याद रखना है। ठीक। चित पावन, चित पावन पूछा हुआ है, चित पावन ब्राह्मण फैमिली। ठीक है। वाई इज ही पॉपुलर। अच्छा एक चीज़ और देखो, अच्छा ये एक यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1907 में एक सूरत स्प्लिट हुआ था, सुना है, सूरत स्प्लिट। क्या था सूरत स्प्लिट, देखो 1885 में कांग्रेस बना। कुछ लोग प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट में मानते थे, यार चिट्ठी लिखता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ, है ना, सॉरी बोलता हूँ। और कुछ लोग कहते थे ऐसे कुछ नहीं होगा, मार तोड़ करो, है ना, रोड पे उतरो। तो इन दोनों में डिवीजन होता था। कांग्रेस हर साल मिलती थी, और जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था, भाई प्रेसिडेंट ही तो नरेट करेगा प्रोपोगंडा कि आज बात किसकी करनी है। तभी तो जगदीप धाकड़ नाराज हो गए, समझ में आ रहा है। तो प्रेसिडेंट की ये लोग रेस लगाते थे। अब इन दोनों के बीच में बातें नहीं बन रही थी। 1905 में ही बंगाल डिवाइड हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट कह रहा था बॉयकॉट करो, स्वदेशी लाओ, सेल्फ रूल करो। ये बोल रहे थे कि हम प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट करके बंगाल को वापस लाते हैं। समझ में आ रहा है, तो दोनों के मेथड्स अलग थे। 1905 से लड़ाई शुरू होते होते 1907 में जब ये सूरत में मिलते हैं, तो इनमें चप्पल लात चल जाती है, मुक्का लात हो जाता है लिटरली। किसमें किसमें, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। मॉडरेट्स ये थे और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स ये थे। ठीक। इसीलिए ये सेशन हुआ था सूरत में, इसीलिए इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। कांग्रेस स्प्लिट हो गई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। अब तक अंदर ही अंदर स्प्लिट हुई थी, अब फॉर्मली स्प्लिट हो गई। अच्छा ये स्प्लिट मुक्कालात होता क्यों है, इसमें ये रूल होता है कि तुम जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराओगे सेशन, प्रेसिडेंट वहाँ का नहीं बनेगा। तो पहले ये सेशन कहीं और होना था। सबको पता था, तिलक उस समय MS धोनी टाइप पॉपुलर थे इंडिया में, तो तिलक को ही बनना था 1907 में। बट इन्होंने जान के सेशन सूरत में करा दिया। सूरत कहाँ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बर्थ किसकी हुई थी, तिलक जी की। तो इससे तिलक जी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, तो मुक्कालात चल गया और सूरत स्प्लिट हो गई। समझ में आया, पक्का। 1916 में उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलवा दिया, और ये सेशन हुआ था लखनऊ में। बस तुम इतना ही याद रखो। और एक एक ऑर्गेनाइजेशन और याद रख लेना भाई, 19 थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इन्होंने बनाई थी 1916 में, किसके साथ, एनी बेसेंट, सुना है नाम। बस, क्या क्या बताया, महाराष्ट्र बॉर्न। ठीक। फिर उसके बाद लाल बाल पाल।
1907 में सूरत स्प्लिट, 1907 में सूरत स्प्लिट। इसके बाद ये एक छोटा सा फैक्ट याद रखो, 1966 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग फॉर्म हुआ। और इसके अलावा हमने क्या याद किया, दो कॉलेजेस, फर्ग्यूसन एंड डेक्कन, फर्ग्यूसन एंड, ये अच्छा ये बताओ तिलक में पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि कल लास्ट जो 23 जुलाई थी ना, 24 है, 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पीएम मोदी गए थे, और हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ में आ रहा है। इतना इतना तिलक के बारे में वी विल रिमेंबर। चलो अभी लास्ट टॉपिक है, लिस्ट ऑफ कंसेंसस ओवर डीप सी माइनिंग रूल, ये क्या है बताओ। इंडिया की टेरिटरी ये है, इंडिया की टेरिटरी ये है। चलो अगर मुझे यहाँ से कोई रिसोर्स लाना है तो इंडिया ला सकता है, जल्दी बताओ। इंडिया कहाँ तक है, इंडिया मतलब क्या है, इंडिया कहाँ तक है, यही है इंडिया, ठीक। अब दुनिया में जो पानी खुला पड़ा है, ये किसका है, ये कौन डिसाइड करता है, यूएस क्यों डिसाइड करेगा, यूएन ने एक बॉडी बना रखी है, यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ पीस, ठीक। ये याद रखो 12 नॉटिकल माइल तक तुम्हारी ही टेरिटरी होती है, कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल को किलोमीटर में करेंगे तो कितना होगा, लगभग 22 किलोमीटर तक तुम्हारी ही वाटर बॉडी होती है, वो उसमें तुम कुछ भी करो। 200 नॉटिकल माइल तक तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समझ पाए। 12 नॉटिकल माइल तक तुम कुछ भी करो, 200 नॉटिकल माइल तक तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, मछली ले आओ, है ना, पक्का। उसके अलावा वाले का क्या होगा, उसके अलावा वाले का क्या होगा, हाँ इंटरनेशनल कोई बॉडी बना देंगे, उसको दे देंगे, वो इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जमैका सुना है, जमैका, वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे प्लेयर हैं जमैका के, एंड्रे रसल जमैका का है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जमैका में। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करता क्या है, दुनिया भर के कंट्रीज़ को ये जो ओपन सीज हैं इसका एक्सप्लोरेशन का राइट देता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पानी में हम नीचे बहुत कम रिसर्च कर पाते हैं, हम कहाँ तक की रिसर्च कर पाते हैं, ये लैंड है, ये क्या है, लैंड। और जब ओशंस होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं, इसमें यहाँ कहीं पानी भरा होता है, यहाँ पे कहीं पानी भरा होता है, ऐसे ही तो होता है। अगर यहाँ पे मिनरल मिल रहा है तो मिनरल यहाँ भी मिलेगा, अगर यहाँ पे कोई खनिज मिल रहा है तो खनिज तो यहाँ भी मिलेगी। पर यहाँ से खनिज कब मिल पाएगी, जब मैं यहाँ पे जाके एक्सप्लोरेशन कर पाऊंगा। पानी में नीचे जाने का टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना भाई, तभी तो वहाँ से माइनिंग शुरू होगी, है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, कोबाल्ट, यहाँ क्या मिलता है, निकल, यहाँ क्या मिलता है, लिथियम। तो सारी कंट्रीज ये चाहती हैं अपने पास, क्योंकि इससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होने वाली बैटरीज, बहुत सारी चिप्स। और 21st सेंचुरी किसकी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सप्लोरेशन करने के लिए दुनिया भर का ठेका कौन देता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। कहाँ हेडक्वार्टर है, जमैका। अब पहले इंडिया अपना जो जो इंडिया को अलॉट होती थी जगह, वो इंडिया दूसरे कंट्रीज को दे देती थी। अब इंडिया अपना खुद का मिशन लॉन्च कर रही है जिसका नाम है मिशन समुद्रयान, मिशन समुद्रयान। मतलब हम समुद्र में खुद नीचे जाएंगे और एक्सप्लोर करके लाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डीप ओशन मिशन, 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। डीप ओशन मिशन, पानी के नीचे जाना है, उससे मिनरल्स लेके आने हैं, समझ में आ रहा है। कौन बांटता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, हेडक्वार्टर कहाँ है, जमैका में। न्यूज़ क्या है कि इनके बीच में कंसेंसस नहीं बन रहा है, इसमें सिर्फ 36 कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं, अरे भाई हर कंट्री के पास इतना रिसोर्स थोड़ी है, बांग्लादेश इसको ज्वाइन करके क्या करेगा, है ना। तो वही तो कंट्री जाएगा ना ये करने जिसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे। तो इसमें 36 कंट्रीज है, अभी 36 कंट्रीज मान नहीं रहे हैं बातें एक दूसरे की, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो तुम एक्सप्लोरेशन करोगे इससे बहुत सारा पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन को रोकने के लिए तुम कुछ कर ही नहीं रहे हैं स्पेसिफिकली। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं झिला नहीं रहा हूँ, ऐसे क्या कर रहे हो, झिला नहीं रहा हूँ उनके बीच में कंसेंसस नहीं बन रहा है। अब क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि पोल्यूशन, कोई कह रहा है पोल्यूशन का ये पैरामीटर रखो, कोई कह रहा है पोल्यूशन कम रखो। देखो पूरी दुनिया में पोल्यूशन की बहुत लड़ाई है, इसलिए लड़ाई है क्योंकि जो ये वाला रीजन है दुनिया का, इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठा लिया पहले ही। तो इन्होंने दुनिया भर का कोल जला दिया, दुनिया भर का पेट्रोल जला दिया, दुनिया भर का डीजल जला दिया, और ये डेवलप हो गए। हमारे पास डेवलपमेंट लेट पहुंचा, चाइना के पास डेवलपमेंट लेट पहुंचा, तो ये कहते हैं अब हम भी कोल डीजल पेट्रोल जलाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि यार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, तो ये बोलते हैं कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तुमने इतना कुछ कर दिया है, तुम तो डेवलप हो गए तो मैं भी करूंगा। समझ लो, क्लाइमेट पे बहुत लड़ाई करते रहते हैं। और ये सब तुम क्लाइमेट क्लाइमेट मजे में मत लो, हम मीडियोकर सोचते हैं भाई। ये तो कितने लोग बोलते हैं कि निखिल कामत का नाम सुना है, तो जीरोधा का फाउंडर है, नहीं जीरोधा का निखिल कामत। अरे यार तुम लोग उसको कैसे नहीं जानते हो, अभी अंबानी के स्कूल में चीफ गेस्ट था वही निखिल कामत, मोदी जी ने जिसको अपना इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट, आज जाके सर्च करना, जीरोधा सेल्फ मेड आदमी है, जीरोधा स्टॉक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, सेल्फ मेड इंसान है, फर्स्ट जनरेशन, निखिल कामत।
कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज नहीं गया वो, समझ रहे हो, जो 12th पढ़ा है, बैंगलोर बेस्ड है और मल्टी बिलियनर स्टार्टअप है, पढ़ना कभी इसके बारे में, जीरोधा निखिल कामत, वे एक्सेप्शनली ग्रेट। ना करो। ये क्या बोलता है कि जो 21st सेंचुरी के ऑन्टरप्रेन्योर्स होंगे, जो तुम यूनिकॉर्न बिलियनर्स बिलियंस बनाएंगे, वो किस पे बनाएंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज। ये क्यों सोचते हो कि मेरे को लॉयर एज अ ट्रेनिंग करना है तो मैं ये सब क्यों ध्यान दूँ, पता नहीं भाई, यू नेवर नो, लाइफ इज सो लॉन्ग, समझ रहे हो। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, इसको 2x पे सुनने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट, 22 मिनट, सुन लिया करो भाई, इसमें तुम्हारा कुछ हार्म नहीं हो रहा है, समझ गए। चलो अभी तुमने कल वल का फॉलो किया था तो और कम टाइम बचता, कर लेंगे, चलो, सांस लो, चलो बाय।